का जो मतलब रसायन जो केमिस्ट्री है उसका जो है पार्ट 1 मैंने डाला है। पार्ट 2 है और ये वन लाइनर है, इसमें कोई जानकारी नहीं ज़्यादा दिया जाता है, बस बार बार सुन लीजिए और याद कर लीजिए। याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है और आपका केमिस्ट्री भी क्लियर होगा। तो अभी जो टॉपिक है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का ही टॉपिक 4 पार्ट में आएगा, उसके बाद ही जो है आपका ऐड करके इसे वीकली दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्वत्रिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है। तो जैसे ही सार्वत्रिक संख्या में समस्थानिक जो है, समस्थानिक मतलब आइसोटोप, किसमें पाया जाता है तो सीजीएम में पाया जाता है। क्लियर। सीजीएम के समस्थानिकों की संख्या क्या है तो कितना होता है 36 होते हैं, 36 होते हैं। अगर आपसे पूछे परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो Na24 का पता किया जाता है। मतलब Na मतलब सोडियम 24 का पता किया जाता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है आपका कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, परिसंचरण तंत्र में थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो वो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, मतलब 131 का किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे परिसंचरण तंत्र में थायराइड ग्रंथि का सक्रियता की बात करेगा पता लगाने के लिए तो आयोडीन 131 याद रखिएगा। अगर आपसे यही बोले परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का की स्थिति का पता लगाने की बात हो तो Na24 याद रखिएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि परिसंचरण तंत्र में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो वह है आर्सेनिक 74 किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आगे पूछेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए परिसंचरण तंत्र में कैंसर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा कैंसर का पता लगाने के लिए। आगे है कि कोबाल्ट 60 देख रहे हैं, कोबाल्ट 60 याद रखिएगा, मतलब कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सक द्वारा कैंसर रोगों में प्रयोग होता है। यह क्या उत्सर्जित करता है तो यह गामा किरण जो है उत्सर्जित करता है। गामा किरण वाई से इंडिकेट करते हैं, वाई जैसा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न हो कहलाता क्या है तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। और ये मुख्य टेस्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो तो कहलाएगा क्या? कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अब चलिए देखिए, वन लाइनर है तो इसमें हम ज़्यादा जानकारी देंगे नहीं। ज़्यादा जानकारी देंगे तो बहुत लोग का है कि दिक्कत भी होती है। अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो पीपीटी मैं जल्द ला रहा हूँ, पीपीटी पे डिटेल के साथ आएंगे। अभी आपको एग्जाम से मतलब है, एग्जाम निकालिए, ठीक है। तो जो दिया जा रहा है वो एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है जो कि आपको फायदा होगा। जैसे कि आप जान गए कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न, वो कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। ये जान गए। तो सम न्यूट्रॉनिक जान गए तो चलिए 2 एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे देखिए 36 KR है, 36 KR याद रखिएगा, 36 KR 86 है तथा 37 RB 87 क्या कहलाएगा तो सम न्यूट्रॉनिक ही कहलाएगा क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। ये जान गए, ठीक है। अगर आपसे पूछे दूसरा एग्जाम्पल देखिए 15 P 31 है तथा 14 SI 30 है तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा। ये जानते हैं। और ज़्यादा बेसिक जानकारी लेना है तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर से खुद पढ़ें, अगर नहीं तो पीपीटी का वेट कीजिए, मैं भी पीपीटी पढ़ाऊंगा अभी, तब तक देख लीजिए, तब तक देख लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 36 KR 86 तथा 37 RB 87 क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अगर आपसे पूछे 15 P 31 मतलब 15 P 31 तथा 14 SI 30 है क्या तो सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर हो गए? चलिए, इस तरह के बहुत सारे देंगे। तब पी का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए, KR का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, इसका रासायनिक बताइए क्या होता है, RB क्या होता है, SI क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो वेट कीजिए, ऑनलाइन में और भी इसकी फुल फॉर्म की जानकारी हम देते जाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में करने से आप ही को याद हो। वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होती है कहलाती क्या है तो समभारी कहलाता है। क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। आगे सवाल है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है
कहलाता क्या है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो वो न्यूक्लियन की होती है। किसकी होती है, न्यूक्लियन की होती है। और सुन लीजिए, किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण होते हैं। क्या होते हैं, बीटा किरण होते हैं। आगे चलिए, मतलब किसके उत्सर्जन से समभारिक आइसोबार जानते हैं। ठीक है, तो समभारिक उत्पन्न होते हैं तो बीटा किरण से होते हैं। जैसे कि आप ऊपर पढ़े थे, गामा किरण की बात करते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं, तो वो सब अलग है। उसी तरह अगर समभारिक की उत्पन्न की बात करें तो बीटा किरण, और समस्थानिक में गामा किरण। आइसोबार उत्पन्न को क्या करता है, बीटा किरण करता है। समस्थानिक क्या उत्पन्न करता है, तो ये करता है गामा किरण करता है। याद रखिएगा, ये ऐसे भी सवाल बनते हैं इसलिए कर दिया मैंने। आगे देखिए, आगे सवाल है यहाँ पे कि अब समभारिक की बात करते हैं, आइसोबार की बात करते हैं। सम न्यूट्रॉन पढ़ दिए। अब चलिए देखिए, 18 AR40, AR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में करेगा। ठीक है, 18 AR40, 19 K40, बहुत K का तो मतलब आप जानते ही हैं। 20 CA40 है क्या, तो समभारिक है। याद रखिएगा, क्यों, देखिए आप पढ़े थे यहाँ पे भी समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो न्यूक्लियन का जो है समान होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और समभारिक उत्पन्न क्या करता है, बीटा किरण करता है। तो आपको समभारिक का अगर ये यहाँ पे दे दे कि 18 AR40 K मतलब 19 K40 20 CA40, तो ये जान लीजिए समभारिक है। क्या है, समभारिक है। आपसे पूछेगा 8O17 तथा 9F17 है क्या, तो समभारिक है। क्या है, समभारिक है। तो याद रखिएगा, O का फुल फॉर्म भी जानते हैं, F का भी जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्योंकि आपको ही याद होगा। अब देखिए, ये नहीं जानते N का बताइए, तो 7N14, याद रखिएगा 14 मतलब 7 14, याद रखिएगा 6 14 क्या होते हैं, समभारिक। एक चीज नोटिस किया समभारिक में, देखिए 40 40 40 ऊपर वाला जो है हिस्सा बराबर होगा, समभारिक कहलाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। 17 17 याद रखिएगा, समभारिक कहलाएगा। 14 14 समभारिक कहलाएगा। मतलब ऊपर का जो हिस्सा होगा बराबर होगा, नीचे का जो हिस्सा आपको दिखेगा अलग अलग दिखेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर नीचे का हिस्सा अलग अलग हो, ऊपर के हिस्सा सेम हो, तो समझिए समभारिक है। ठीक है, और सम न्यूट्रॉन में तो आप जानते ही ऊपर नीचे सब का जो है आपका क्या होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसे याद करने का बहुत ऑप्शन है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर होता है कभी कभी क्या कि मैं बता दूं कि क्या करता है कि ये दे देता है, ठीक है, और ऊपर का हिस्सा मुक्त टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ऊपर के हिस्सा जिसको बराबर है उसे हम कहेंगे समभारिक, नीचे का हिस्सा अलग अलग हो तो समभारिक। अगर मान लीजिए नीचे का हिस्सा भी अलग हो, ऊपर का हिस्सा भी अलग हो, तो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ये आप जानते हैं, तो ऐसे ही जाना। और कभी अब समस्थानिक का क्या होता है कि नीचे का हिस्सा जो है सेम रहेगा, ऊपर का हिस्सा अलग अलग रहेगा, याद रखिएगा, तो समस्थानिक का होता है। तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ये पकड़ने का ट्रिक भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण से होते हैं। ये आप अभी पढ़े, बीटा किरण बी से इंडिकेट किया जाता है। देखिए, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन जब खो जाएगा तभी धनायन बनता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋणायन होगा। और धनायन कब होगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देगा तब होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल बनता है कि ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जो है स्थानांतरण के कारण होता है, उसे कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच, या देखिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, उसे कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन, मतलब विद्युत बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, सहसंयोजन बंधन क्या होता है, संयोजन बंधन तो आप पढ़ लिया, सहसंयोजन बंधन क्या होता है, तो सुन लीजिए, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है। तो इसमें साझेदारी हो जाएगा तो सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, बात खत्म। और कुछ तो है नहीं, ऊपर वाला भी सेम ही लगता है ना, क्लियर। आगे देखिए, आगे सवाल है कि किसी तत्व
के दो समस्थानिक जो हैं किन गुण में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या के गुण में भिन्न होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। तो किस तत्व के दो समस्थानिक जो हैं गुण में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या व द्रव्यमान की संख्या में भिन्न होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। अब बताइए कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में हमेशा 3 होता है और ये हमेशा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। अब लीजिए, समस्थानिक का मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने कि अगर जिसके ऊपर के हिस्से में बराबरी हो, मतलब सेम हो, तो समझ जाइए वो समभारिक है। और जिसका नीचे का हिस्सा बराबर हो, मतलब जैसे 8 8 8 है, तो ये समस्थानिक है, आइसोटोप है। देख रहे हैं नीचे 17 तो नीचे भी 17 है, तो वो है समस्थानिक है। याद रखिएगा। एक चीज़ और थोड़ा सा यूनिक होता है समस्थानिक में कि ओ तीनों है, ये भी सेम ही कभी कभी होता है, कभी क्या होता ही है। याद रखिए, तो ये समस्थानिक होंगे। पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए जिनका केमिस्ट्री नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उनके लिए ये ट्रिक है, काम आता है। जो पढ़े हुए हैं उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ के निकल जाइए, है ना, क्योंकि पढ़े हुए हैं। याद रखिएगा, Cl ये Cl जो है वो समस्थानिक है, क्योंकि देखिए 17 17 Cl O याद रखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़े से अच्छे से कर लेता हूँ। 8O16 मतलब 8O16, 8O जो है 17, 8O18 को कहते हैं समस्थानिक, 17Cl35 और तथा 17Cl37 क्या है? समस्थानिक है। क्लियर हो गए। अब देखिए सम न्यूट्रॉन क्या था? सम न्यूट्रॉन में भी ऊपर भी भिन्न, नीचे भी भिन्न और बीच में भी भिन्न होगा। ये क्लियर हो गए। समभारिक में क्या होगा? समभारिक में था कि ऊपर वाला हिस्सा बराबर बराबर रहेगा और नीचे का हिस्सा अलग अलग रहेगा, वो समभारिक हो गया। समस्थानिक क्या होगा कि नीचे का हिस्सा बराबर बराबर रहेगा, ऊपर का हिस्सा अलग अलग रहेगा, तो वो समस्थानिक है। ये सिर्फ याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, और ये ट्रिक अपना लीजिए, आपको कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये पढ़ने के बाद मेरा केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट रखा हुआ है, वो आप जाके दीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ये मैं वादा करता हूँ। आपको समझ में भी आएगा वो क्वेश्चन कि कैसे होता है। ऐसे पकड़ने का तरीका, जैसे अभी मारे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में किए होंगे टिकॉट, तो उसमें नहीं समझ में आएगा कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पढ़े थे ना, देखिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक और उनके उपयोगिता। ये समस्थानिक के कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए Na24 पढ़े थे, समस्थानिक है ये। P32 ये भी समस्थानिक है। C14 ये भी पढ़े थे। Fe59 ये भी पढ़े थे। CO60 मतलब कोबाल्ट पढ़े थे। और आयोडीन 131 पढ़े थे ना, आई माने आयोडीन। अब चलिए कैसे, तो देखिए समस्थानिक का जो Na24 है उसके बारे में जानते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो रुधिर संरचना तंत्र का विकार ज्ञात करने के लिए, जो कि हम जानते हैं रक्त के लिए था ऊपर, है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि P32 क्या था कि कैंसर या ल्यूकीमिया का उपचार के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, P32 का, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। C14 का इस्तेमाल हम जानते हैं अजीविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में, याद रखिएगा, उपयोग करते हैं। C14 का हम जानते हैं अच्छे से, जीवाश्म का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अरक्ता रोग ज्ञात करने के लिए भी Fe59 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि समस्थानिक है। CO कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो कैंसर के उपचार को पता लगाने के लिए ये किया जाता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल जो करते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब I131 जिसे आयोडीन बोलते हैं, जो कि ऊपर पढ़े हैं, तो इसका जो है थायराइड ग्रंथि का विकार और कैंसर तथा ब्रेन ट्यूमर का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए I31 होता है आपका क्या, याद रखिएगा, आयोडीन जो है आप पढ़े थे ऊपर, नहीं याद नहीं आ रहा है तो चलिए दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा सर गलत हैं। तो देखिए आयोडीन 131, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और आई से जो है आर्सेनिक भी होता है। अनिश्चितता है के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कौन किए थे? हाइजेनबर्ग है, याद रखिए हाइजेनबर्ग ने किए थे, ये सिद्धांत दिए थे। आगे सवाल पूछता है कि वह कण जो न्यूक्लिक ऑन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो मिश्रण कहलाता है। मतलब न्यूक्लिक
ऑन जो है, याद रखिए ऑन कहीं दे देता है, कहीं यान दे देता है, याद रखिएगा। को बांधे रखने का कार्य किसका है? तो मेसॉन का है। यहाँ पे है कि किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब किसी तत्व की रासायनिक अगर गुण निर्भर करेगा तो वह परमाणु संख्या पर करेगा। अगर किसी तत्व की रासायनिक जो है प्राकृतिक निर्भर करती है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जैसे ही प्राकृतिक शब्द लगेगा तो आप याद रखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा। अगर रासायनिक गुण निर्भर करती है लग जाएगा तो याद रखिएगा परमाणु संख्या पर टिक लगा के आ जाएगा। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान याद रखिएगा और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है तो वो होता है न्यूट्रिनो में। याद रखिए न्यूट्रिनो में। क्लियर हो गए? अगर न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो पाउली जी है। कौन है? पाउली जी है। तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पूछे तो पाउली जी। अगर मेसॉन के खोजकर्ता पूछा जाए तो आप बताइएगा युकावा। कौन बताइएगा? युकावा जी। तो युकावा जी मेसॉन के खोजकर्ता हैं और न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली जी है। क्लियर हो गए? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो वो किए हेनरी बेक्वेलर ने किए थे। पूरा नाम इनका है बेक्वेरल। याद रखिए होना ही है, जानते ही आप। तो हेनरी बेक्वेलर नाम है इनका, याद रखिएगा, जो कि रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है तो याद रखिएगा नाभिक का गुण है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रेडियो जो है सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो परमाणु का नाभिक में भाग लेता है। परिवर्तन की बात होगी ना, अगर रेडियो सक्रिय जो परिवर्तन है परिवर्तन की बात होगी तो ये परमाणु का नाभिक की बात करेगा। ठीक है? अगर किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कम होगा, याद रख लीजिए। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है? तो क्यूरी है। आप जानते हैं हेनरी बेक्वेलर, जो कि आप उनका नाम भी सुनते हैं, जानते भी हैं। रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या क्या करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों के जो है कण जो है उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धार्मी जो होता है पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा कण जो है उत्सर्जित करता ही करता है, याद रखिएगा। तो रेडियो सक्रियता की इकाई अगर पूछेगा तो क्यूरी टिक लगाइएगा, ये तो याद हो गया। और अल्फा बीटा कण तीनों कहाँ होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तो रेडियो धार्मिक पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, वहाँ पे उत्सर्जित होते हैं। आगे सवाल है कौन रेडियो सक्रिय किरण, याद रखिएगा, हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण होता है। क्या होता है? अल्फा किरण, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अल्फा किरण है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखे जाता है या रखा जाता है तो वो शीशा में, शीशा का पीवी, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, यही था ना पीवी, जो कि हम समस्थानिक समभारिक जो सूत्र पढ़े अभी, जो कि है कौन? तो यही सब याद रखिए। पीवी हो गया, पी हो गया, तो ये सब ध्यान रखना होगा आपको। तो शीशा का शॉर्ट फॉर्म है पीवी। ठीक है? तो क्या हुआ? रेडियो धार्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखे जाता है या रखे जाते हैं? तो शीशा में, पीवी में रखे जाते हैं। ठीक है? रेडियो धर्मिता नापी जाती है तो गीगर मुलर काउंटर से मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता जो होता है या धर्मी जो है नापी कैसे जाएगा? तो गीगर मुलर काउंटर से नापा जाता है। ठीक है? अगर पूछे यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया क्या है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होता है गामा किरण की। यही तो बात है, गामा किरण की वेदन क्षमता जो है अधिक होता है। ठीक है? आगे चलिए, अल्फा किरणें हैं। क्या है अल्फा किरणें? तो He++ आयन है, याद रखिएगा। ठीक है? He का बताइए क्या बोलते हैं He को, इतना तो आप कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं। अब बीटा किरणें बनी होती है किससे बनी होती है? ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से बनता है ना, याद रखिएगा। ठीक है? अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या है? कौन सा है? 2 इकाई धन आवेश है। देखिए अल्फा किरण पे होगा तो धन आवेश लगा दिएगा, 2 इकाई धन आवेश होगा। अगर बीटा किरण जैसे हो तो ऋण आवेशित कणों की बात करेंगे। ठीक है? अब लीजिए गामा किरण की बात करते हैं। तो गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है।
है ना, इसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होता है, ये भी जान लीजिए। किसके उत्सर्जन से समभारिक, याद रखिएगा, आइसोबार का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बीटा किरण से होता है समभारिक का आइसोबार, है ना। अगर बात करें इसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, जो कि हम ऊपर भी पढ़े हैं अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन के समरूप है तो बीटा किरण है, क्योंकि ये जो ग्रहण किया जाता है तो ऋण आवेशित होता है, अगर इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धन आवेशित होता है। तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा किरण होगा, क्योंकि ऋणात्मक है बीटा किरण, है ना। पढ़ चुके हैं, समझने की बात, मेरी बात समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि गलत वे में मत ले लीजिएगा। याद रखिएगा, किस किरण की जो है आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरण की आयनन जो क्षमता होती है वो कम होता है, वेधन क्षमता ज्यादा होता है। याद रखिएगा, आयनन जो होता है, आयनन क्षमता जो होता है कम होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा गामा किरण में। और याद रखिएगा कि किस किरण की आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? तो लीजिए, अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, और सबसे कम आपको गामा किरण का। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो वो शीशा में बदल जाते हैं। शीशा का शॉर्ट फॉर्म क्या था? पीवी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। जो चीज आ चुका है उसको मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो पढ़ना सुनना तो जरूर पड़ेगा, सुनिएगा जरूर। किस किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण का होता है, वाई से जो इंडिकेट करते हैं। अब किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे कम होता है? तो ये आप याद रखिएगा, अल्फा कण का होता है। अब सुन लीजिए, अभी पढ़ लिए आपकी वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका है? गामा किरण का, लेकिन आयनन क्षमता किसका कम है? तो गामा किरण का। याद रखिएगा, वेधन क्षमता की बात होगी तो सबसे अधिक गामा किरण में, लेकिन आयनन क्षमता की बात होगी तो सबसे कम गामा किरण में होता है। आयनन क्षमता सबसे कम होता है और वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा किरण में। और यही देखिए, किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे कम है? तो अल्फा कण का वेधन क्षमता कम है। और आयनन क्षमता क्या होता है? आयनन क्षमता जो है, आयनन जो क्षमता है सबसे अधिक आपका अल्फा कण में, मतलब अल्फा कण में आयनन क्षमता ज्यादा है लेकिन वेधन क्षमता कम है, यही याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। अगर पूछे कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो वो है पोलोनियम। याद रखिएगा, पोलोनियम है। तो रेडियो एक्टिव तत्व का जो नाम रखा गया है खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो उस तत्व का नाम बताइए, तो वो है पोलोनियम, याद रखिएगा, ठीक है। देश का नाम जो रखा गया है पोलोनियम। आगे सवाल बनता है कि रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो रेडियो जो है सोडियम का प्रयोग करते हैं, है ना, रक्त के प्रवाह को मापने के लिए, गति को मापने के लिए। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, तेज कर दीजिए चाहे जो करना है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जो है किसने की? तो वो किए एफ, याद रखिएगा, एफ जोलियत व आई क्यूरी ने किए थे। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति जो है, शक्तियां जो है, सॉरी, वेधन शक्तियां कहिए, क्षमता कहिए, जो कर सकते हैं, वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो याद रखिए, वेधन क्षमता की बात होगी तो याद रखिए सबसे ज्यादा गामा में होगा, उसके बाद बीटा में होगा और सबसे कम अल्फा में होगा। क्लियर हो गए? जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया कौन किए? रदरफोर्ड तथा शॉडी ने किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड और शॉडी किए थे। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो परमाणु में पाए जाते हैं। आप जानते हैं समस्थानिक का इंग्लिश नाम आइसोटोप है। अगर आपसे पूछे, लास्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण, उपस्थिति के कारण है। एक अयानिक बंधन बोल रहा है, एक अयानिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, मतलब धातु अधातु में संयोग होगा तभी होगा अयानिक बंधन बनेगा। क्लियर हो गया? सिंपल जवाब। आगे चलिए, आगे है विद्युत संयोजक बंधन बनता है। तो विद्युत संयोजक बंधन बनता है तो विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच बनता है। जैसे ऊपर क्या पढ़े, अयानिक बंधन क्या हुआ? धातु तत्व अधातु तत्व
के संयोग से बनता है। अब विद्युत संयोजक कैसे बनेगा? विपरीत ही बनेगा, है ना? तो विपरीत अवशिष्ट आयन जो होते हैं उसके बीच का बंधन होता है, उसी को हम विद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, जो कि हम अभी पढ़े। अब देखिए और सवाल है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, मतलब एक ही तत्व के दो परमाणु हैं और परमाणु परस्पर संयोग करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, संयोग करते हैं, तो उनके बीच बंधन की प्राकृतिक होगी क्या, मतलब नेचर क्या होगी उसका, उनके बीच की जो बंधन होता है वो क्या होगा नेचर उसका? तो अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। क्या होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। जब एक तत्व, ठीक है, तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, संयोग मतलब जोड़ना, जोड़ के हिसाब से कहते हैं, ठीक है, संयोग करते हैं और उनके बीच के बंधन की जो नेचर होता है, प्राकृत होता है, वो अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। ठीक है, जैसे दो परमाणु परस्पर की बात हो गया, अध्रुवीय सहसंयोजक संयोजक लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे, मीथेन अणु में क्या होता है? मीथेन अणु है, आप जानते हैं, तो मीथेन का सूत्र आप कमेंट कर सकते हैं, तो करिएगा जरूर क्योंकि आपको याद होगा। तो मीथेन अणु में जो है एक एकल सहसंयोजक बंधन होता है। मीथेन में एकल सहसंयोजक बंधन होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि मीथेन का सूत्र आप बताइए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एकल सहसंयोजक बंधन होता है, मतलब एकल सहसंयोजक बंधन होता है किसमें? मीथेन अणु में। अब देखिए इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो कैसा होता है इथिलीन आकृति का? तो समतल त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है इथिलीन अणु का? तो इसकी आकृति अगर पूछे, इथिलीन अणु है, उसकी आकृति अगर पूछेगा ना तो बताइएगा समतल त्रिकोणीय होता है, समतल होगा लेकिन त्रिकोणीय होगा। अब इसी तरह देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति अगर पूछे, मान लीजिए कार्बन है और टेट्राक्लोराइड है, इसकी आकृति अगर पूछती है तो क्या बताएगा? चतुष्फलकीय बता देना है। क्या बताना है? चतुष्फलकीय बता देना है। ये सिंपल है। इथिलीन पढ़े, इथिलीन के अणु की आकृति हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति पढ़ लिए, तो इसके सूत्र भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। इसमें वन लाइनर है तो ज्यादा जानकारी देंगे तो लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए, ठीक है, नहीं दे रहे। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से कि सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? अंतराण्विक बल कमजोर होती है। इसमें क्या होगा? अंतराण्विक जो होता है तो वो कमजोर होता है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है? द्रव्यमांक और क्वथनांक अगर हो तो निम्न में अगर हो, जो है अंतराण्विक जो होता है, बल जो होता है वो कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो नीचे हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें है, हम चर्चा करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड में होता क्या है? तो वैद्युत या देखिए वैद्युत या विद्युत संयोजक बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? कमेंट करने से क्या होता है कि पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी लेवल तक हो रही है, ये आपके फायदे के लिए होता है। जब एक रासायनिक बंधन, याद रखिए, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? देखिए बंध हो या बंधन हो एक ही है, ठीक है। तो एक रासायनिक बंध बनता है तब होता क्या है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है, हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होगा। अगर बात करें त्रिबंधन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे पूछेगा कि किस यौगिक की एक जो है रैखिकी संरचना होती है? तो ये आपका C2H2 का होता है। अब C2H2 को क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? तो C2H2 को हम अभी मेरा कम्युनिटी पोस्ट अगर देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, इसे एथीन कहते हैं। और ऐसे रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम जो है एसिटिलीन होता है, इसी से संबंधित है। एथीन हो या एसिटिलीन हो, इसी से संबंधित है C2H2 से। तो हो सकता है C2H2 के जगह पे एसिटिलीन दे दे, एथीन दे दे, तो ध्यान रखना है इसी का सूत्र है, इसी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? किस यौगिक की जो है रैखिक संरचना होती है? तो आपका C2H2 का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा कि आयनिक हो गया और सहसंयोजी हो गया। दोनों के आवंधी की बात करें, आवंधन की बात करते हैं, तो दोनों होते हैं, तो किसमें होते हैं? तो NaOH में होता है। अब NaOH का क्या होता है हिंदी बताते हैं, इसका रासायनिक नाम बता सकते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों हुआ? क्योंकि Na को सोडियम कर दीजिए, OH को हाइड्रोक्साइड कर दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। याद हुआ? अगर आपसे, देखिए ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा कि आयनिक और सहसंयोजक बोल दे दोनों के बंधन अगर होते हैं तो क्या होगा? तो वो होगा NaOH,
में होगा। बस हम क्वेश्चन पकड़ने के लिए बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। जब पीपीटी लाऊंगा उसमें विशेष डिटेल के साथ चलेंगे, उसमें अगर त्रुटि आपको लगता है तो कमेंट करिएगा। आगे चलेंगे। आयनी, देखिए आयनी है, सहसंयोजी है, उप सहसंयोजक है, तीनों आबंधन में बताइए होता है या है कौन सा? तो NH, याद रखेंगे NH4Cl है। क्या है? NH4Cl है। अब इसका बताइए NH4Cl का सूत्र आगे बताइए, रासायनिक नाम इसका बताइए, उसके बाद ही चलेंगे। तो इसका होता है अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है बताइएगा? अमोनिया, अमोनियम ऐसे बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, आपके जो है जैसे माइंड में छप जाए वैसे आप ले लीजिए इस शब्द को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या पढ़े? आयनिक, सहसंयोजी, आबंधन अगर बोले ये दोनों आबंधन हो तो क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, NaOH में होगा। अगर आयनी हो, सहसंयोजी हो तथा उप सहसंयोजी हो, ये तीनों हो, ठीक है, तीनों आबंधन हो, 3 बॉन्ड हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोराइड कहलाएगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे चलते हैं। अब देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड, अगर तो यहाँ पे देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होता है? मुक्त आयन जो है उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया है। ठीक है, सोडियम का मैंने एक हिंट दे रहा हूँ Na, तो क्लोराइड का क्या हुआ? जरूर करिएगा, इससे क्या होगा कि आपको याद होगा, आपको फायदा होगा, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है, एक ध्रुवीय अणु है, तो एक ध्रुवीय अणु क्या कहलाएगा? HCl कहलाएगा। ठीक है, तो एक ध्रुवीय अणु जो है HCl है। अब HCl का हिंदी बता सकते हैं? तो H मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा नाम है। ऐसे HCl का अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का नाम है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है, ये ध्यान रखना है, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है, लेकिन जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए क्या होता है कि इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है, HCl को, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले, ये हो गया। अब ये इस चीज को देखिए ध्यान से बताइएगा, XeO3 अणु की आकृति जो है कैसी होती है? आकृति कैसी होती है? तो ये बताइएगा पिरामिडल होता है। क्या होता है? पीरा, याद रखिएगा, मिडल होता है। अब पिरामिडल जो होता है, याद रखेंगे XeO3 अणु की आकृति होता है। अब बात करते हैं XeO3 है क्या, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बताना जरूरी है। तो इसका याद रखिएगा, जेनॉन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनॉन। XeO3 का होता है जेनॉन। क्या होता है? जेनॉन हाइड्रा, याद रखेंगे, ऑक्साइड होता है। प्रोटॉन दाता अगर पूछे तो अब क्या लगेगा? HNO3 लगा दीजिएगा। ऐसे मैं एक हिंट दूं, नाइट्रिक एसिड होता है। HNO3 का होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो HNO3 अगर बताइए तो HNO3 का अगर आपसे पूछा जाए, रासायनिक नाम पूछा जाए, तो क्या कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर। ऐसे मैं हिंट दे रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है इसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो प्रोटॉन दाता क्या है? HNO3 है। ठीक है, जिसे नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है कहलाती क्या है? तो ऑक्सीकरण। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात होगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो अवकरण कहलाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए त्यागने की बात हो, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब हटा रहा है, तो समझिए ऑक्सीकरण होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो समझिए अवकरण कर रहा है। ठीक है, ये दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे और सुनिए कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जो है संयोग करने की क्रिया जो होती है कहलाती है, तो ऑक्सीकरण कहलाएगी। देखिए, अभी जस्ट आप पढ़े ऑक्सीकरण के बारे में कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण है, तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ही त्यागने की बात हो रही है तो आप सुनिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया ही कहलाता है ऑक्सीकरण, है ना? ऋणात्मक हो गया, त्यागने की बात हो रही है, तो देखिए त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती ही ऑक्सीकरण। और यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्वों
से संयोग करने की क्रिया ही कहलाती है ऑक्सीकरण। तो दोनों को ध्यान से सुनना होगा। त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ही होता है ज्यादा निगेटिव चीज, ऋणात्मक ही माना जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है अवकरण। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अवकरण। तो अवकरण है, ग्रहण कर रहा है तो धनात्मक तत्वों के साथ संयोग कर रहा है, तो उसी क्रिया को अवकरण कहेंगे। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक की बात हो रहा है, तत्वों के साथ संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और त्यागने की क्रिया को भी ऑक्सीकरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ये चीज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये याद कर लीजिए, है ना। इसमें से ये क्वेश्चन जो है, ये 4 जो क्वेश्चन है, ये इसी को इधर उधर करके आपको देता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गए। अब ये सुनते हैं, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व के संयोजकता क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि तत्व का जो है संयोजकता बढ़ जाती है, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। डायरेक्ट पूछेगा कि बढ़ती है कि घटती है, तो बढ़ती है, घटती नहीं है ना। इसी तरह ऑप्शन देता है, बढ़ती है, घटती है, कि सामान्य रहती है, कि इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है बढ़ती है। ऑक्सीकरण अवकरण, अवक्रिया में क्या होता है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेता है, क्या लेता है, भाग लेगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीकरण की बात हो, तो अभी जैसे पढ़े, ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अवकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया अगर मान लीजिए दोनों के बीच होगा, जो त्यागने का काम कर रहा है, एक ग्रहण करने की बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, दोनों की अभिक्रिया की बात होगी, तो उसमें क्या होगा, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। क्या लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं। ये जरूर डायरेक्ट ये सब सवाल पूछता है। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया में अगर हो, किसी भी क्रिया में काम कर रहा हो ऑक्सीकरण या अवकरण, तो समझिए एक साथ होगा, ये एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के जलने से जो है संबंध प्रक्रिया है, तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाएगा। मतलब हाइड्रोजन का जलने की जो क्रिया होती है ना, प्रक्रिया, वो क्या है, तो ऑक्सीकरण से संबंध रखता है। किससे संबंध रखेगा, ऑक्सीकरण से। अगर लोहे पर जंग लगना अगर उदाहरण पूछे, तो ऑक्सीकरण के कारण ही। ये सवाल बहुत बार पूछा है, आप जानते हैं, रेलवे वाले तो पक्का जान लीजिए, तैयारी करते हैं, या कोई भी एग्जाम के, स्टेट की, अगर पुलिस की तैयारी करते हैं या जीडी की, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लोहे पर अगर जंग लगना अगर बोल दे, तो समझिए ऑक्सीकरण का ही कारण है लोहे पर जो जंग लगता है। और लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, लोहे का Fe होता है। देखिए Fe प्लस प्लस है कि Fe प्लस प्लस, मतलब देखिए डबल प्लस है, यहाँ ट्रिपल प्लस है, ये ध्यान रखना है। तो Fe प्लस प्लस की Fe प्लस 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 में रूपांतरण की प्रक्रिया है क्या, तो ऑक्सीकरण ही तो है, यही तो ऑक्सीकरण है। Fe प्लस प्लस मतलब ट्रिपल प्लस में रूपांतरण करता है, रूपांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो यही तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। मतलब लोहे प्लस है, लोहा में डबल प्लस है, लोहा में ट्रिपल प्लस है, और दोनों के मान लीजिए रूपांतरण की प्रक्रिया अगर बोले, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण ही तो कहलाएगा। Fe का क्या होता है, लोहा होता है। आगे चलेंगे, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो शून्य होती है। हमेशा ध्यान रखें, मुक्त अवस्था में अगर मान लीजिए किसी तत्व का ऑक्सीकरण पूछते, संख्या पूछते, तो 0 शून्य, याद रखें, शून्य, ठीक है। और या ये भी ध्यान रखिएगा, या ये भी याद रखिएगा कि Fe प्लस प्लस, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको याद करवाने के पॉइंट से, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आप जाएं तो क्वेश्चन आए तो छूटे ना, नहीं तो ज्यादा डिटेल तो आप खुद टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। मुझे सिर्फ एग्जाम क्रैक करवाना है, क्वेश्चन आपका आए तो टिक लगे, ये नहीं कि बिना टिक लगे आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मैं अपना तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस आप उसे फॉलो करें। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो शून्य होती है, ये पढ़ लिए। अब चलिए, अब थोड़ा सा और फन, अब सूत्र पे आते हैं। तो सूत्र में बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि अगर इसको याद है सूत्र, तभी होगा, अन्यथा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। KMnO4, KMnO4 में Mn जो है बताइएगा, Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो 7 होगा।
समझ गए? मतलब KMnO4 का अगर Mn का ऑक्सीकरण पूछे संख्या तो 7 बताइएगा, 7 बताइएगा। अब ये तो आप जान गए, लेकिन KMnO4 का एक रासायनिक नाम जानते हैं? जानना ज़रूरी है, तो याद रखना है कि इसका या KMnO4 जो है अकार्बनिक यौगिक है, आगे तो ये याद रखिए, इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो याद रखिए पोटेशियम। पोटेशियम भी बोला जाता है, पोटेशियम भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट कहलाता है। इस पूरे सूत्र को अगर देखिएगा, आप अगर सर्च भी करते हैं तो यही देगा, पोटेशियम पर मैग्नेट देगा। तो इसका सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो पोटेशियम पर मैग्नेट याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रासायनिक नाम है ना। तो MnO4 का अगर पूछे तो पोटेशियम पर मैग्नेट बताइएगा, और याद रखेंगे इसी में से Mn जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया है तो 7 बताइएगा। क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। ये क्लियर? आगे से चलिए, K2Cr2O7 में याद रखिएगा क्रोमियम का ऑक्सीकरण जो है संख्या क्या है, तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब क्रोमियम Cr की बात कर रहा है तो यही यहाँ पे क्रोमियम के जगह पे Cr दे देगा। अब इसका बताइए कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, तो 6 है, जिसे Mn का दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं कि K2Cr2O7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डबल है, डबल बॉन्ड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो K2Cr2O7 तो इसका क्या बोलेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका रासायनिक नाम याद रखना है। ठीक है, ये याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आ जाए K2 आ जाए, Cr2 आ जाए, O7 आ जाए, तो इसका रासायनिक नाम अगर मान लीजिए आ जाए तो क्या लिखाए? तो सोच के चलिए ना, K है नेट, K2 है तो हम बोलेंगे पोटेशियम है, ठीक है, डाई है और क्रोमेट है, Cr है, क्रोमेट है, ऐसे लगा दीजिएगा, याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गए। उसी में से Cr का पूछ दिया, क्रोमियम का पूछ दिया, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया, तो 6 बता देना है। और चलिए, अब जैसे Na2SO4 में एस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 6 ही होगा। ऑक्सीकरण अवस्था भी 6 होता है। अगर मान लीजिए Na2SO4 है तो आप बताइए क्या होगा। तो Na2SO4 का होता है सोडियम सल्फेट बोलते हैं, ऐसे सोडा सल्फेट भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है गैलोबर, गैलोबर साल्ट भी बोला जाता है Na2SO4 को। उसी में से एस का पूछ दिया ऑक्सीकरण अवस्था, तो आप बताइएगा 6, है ना, याद हो गया। तो Na2SO4 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा सोडियम सल्फेट होता है। उसका एक और नाम से सोडा सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है जिसे गलोबर साल्ट के भी नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ये ध्यान रखना होगा इसके बारे में। और इसी में से एस पूछ दिया है तो इसका ऑक्सीकरण क्या होगा, अवस्था कितना होता है, 6 होता है। अगर आपसे और पूछे K2MnSO4 में Mn का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो 6 होगा। देखिए KMnO4 है जिसमें Mn का पूछ दिया 7 होगा। अब इसमें K2MnSO4 लग दिया, SO4 लग दिया है, सूत्र तो यही है, सही याद रखिएगा, लेकिन SO4 लगा दिया है। तो SO4 है तो इसी में Mn का ऑक्सीकरण जो है एक कम जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब SO4 का बताइए तो क्या होगा, सल्फेट भी होगा, है ना, जानते ही आप। लेकिन SO4 है तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर जो आप पढ़े MnO4 था, इसमें क्या है, MnSO4 है और उसी में Mn का पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। अगर सिर्फ KMnO4 पूछे तो 7 हो जाएगा, बस एक घट जाता है SO4 लगने पे। याद करने के तरीके से मैं बताया। अब देखिए K4 ब्रैकेट में है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, Ni है, छोटा ब्रैकेट है, Cn है, ब्रैकेट करके 4 है, फिर बड़ा ब्रैकेट से घेर दिया गया है ना, देख रहे हैं आप। और मेन जो है निकेल, निकेल मतलब Na का ऑक्सीकरण संख्या है क्या, तो 0 होता है। ये भी ध्यान रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकेल मतलब Na की बात कर रहा है, तो यहाँ पे निकेल के जगह पे हो सकता है Na दे देता है। Na की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो 0 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, 0 बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे चले।
ऐसे एमेन मतलब समझ गए? इतना जो पढ़ते चल गए हम लोग यहाँ पे एमेन का, तो ये बता सकते हैं क्या है? एमेन मैंगनीज है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो 7 बताना है, इस जगह भी पूछ दे तो 6 बता देना है, बस SO4 लग जाएगा, तब ध्यान रखना है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। और सुनिए, अगर K4 Ni मतलब निकेल की बात करें तो इसका जो है 0 होगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए यहाँ पे बात करते हैं, OF2 का अगर पूछे तो क्या बताइएगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, F माने फ्लोराइड, ऐसे ध्यान रखिएगा। डाइफ्लोराइड हो जाता है, पूरा नाम, पूरा रासायनिक नाम है। अगर इसी में से O पूछ दिया, O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो +2 मतलब +2 लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेक्सासाइनोफेरेट आयन, ठीक है? हेक्सासाइनोफेरेट आयन जो है, जिसका सूत्र होता है Fe ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट ले लीजिए, Cn छोटा ब्रैकेट से घेर के 6 लिख दीजिए, फिर बड़ा ब्रैकेट करके ऊपर की ओर 4 जो है लगा दीजिए। तो आपका FeCN6 4 में बताइए Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 2 होगा। Fe मतलब लोहे का है, लोहे को कहते हैं, है ना? अब अच्छे से जानते हैं, लोहे को आयरन को कहते हैं। तो Fe का ऑक्सीकरण ही पूछ दिया, जिसमें से आपको जो है 2 होगा, 2 होगा। +2 किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण में होगा। अगर Fe का पूछ दे ऑक्सीकरण संख्या तो 2 बता दीजिएगा, मतलब लोहे का। अब देखिए, इस जगह सूत्र याद रखिएगा, FeCN6 अब 4 की बात करेंगे तो हेक्सा, ठीक है? हेक्सासाइनोफेरेट आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सासाइनोफेरेट आयन बोला जाता है। उसी में से Fe का ऑक्सीकरण पूछ दिया, संख्या 2 बता देना है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ें। तो एक बात और ध्यान रखना है, इसी में क्या होता है कि जो Fe देख रहे हैं वहां पे K2 हो जाएगा, K3 हो जाता है, K4 हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए K4 FeCN6 4 अगर लग जाए, 4 हो जाए, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है पता है? पोटासियम, याद रखिएगा, हेक्सासाइनाइडोफेरेट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए K हट गया तो सिर्फ हेक्सासाइनोफेरेट आयन होगा। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए H2C2O4 में अगर कार्बन, कार्बन मतलब C, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो 3 बताना है। कार्बन की अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो 3 लगाना है। और H2C2 4 का अगर बोल दे, इसका जो है रासायनिक नाम याद रखिए, तो ऑक्जेलिक एसिड होगा। क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है? तो ऑक्जेलिक एसिड अगर बोल दे, ऑक्जेलिक एसिड में अगर कार्बन बोल दे कि कार्बन का ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आप बताइएगा 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। आगे बात करते हैं N2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो 2 होगा। सल्फर मतलब एस का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? तो 2 होगा। तो आप क्लियर रखिएगा, Na सोडियम, एस सल्फर, O ऑक्सीजन, है ना? ऐसे याद रखिएगा। तो इसी तरह Na2H2O3 का अगर बोले रासायनिक नाम पूछे तो क्या बताइएगा? तो इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछेगा तो सोडियम सल्फाइड बताइएगा, जो कि अकार्बनिक है, यौगिक है ये। तो Na2H2O3 का अगर बोल दे का ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है तो 2 लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? 2 लगा देंगे। अब देखिए, मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीकरण क्या होता है? 1 होता है, मतलब एमएन। एमएन का पूछ रहा है, ऑक्सीकरण क्या होता है? इसका प्रतीक है ना? तो 1 होगा। तो मैग्नेट का बात कर रहा है, मैग्नेट आयन में, मैग्नेट चुंबक को कहते हैं ना, याद रखना है। तो मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अगर पूछ दे संख्या तो 1 बताना है। अब चलिए इस पे हम फास्ट पढ़ते जाएंगे। अब जितना था, जितना देना चाहिए था एग्जाम में आने लायक, वो क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। अब चलिए इसमें भी आएगा, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट बताइए है कौन सा? तो आप याद रखिएगा, फ्लूओरीन। क्या है? फ्लूओरीन बोलते हैं, ठीक है? फ्लूओरीन बोला जाता है। से पूछे, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देगा। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखिए इसमें भी ध्यान रखना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल जो है क्या करेगा? प्रोटॉन को देगा। अगर बात करें क्षार आ जाए, तो क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। तो क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, अम्ल जो है प्रोटॉन को त्यागेगा, देगा, ये कहिएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछ दे कि मान लीजिए अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहेंगे। और यही तो है, अम्ल व क्षारों के अभिक्रिया अगर होगा तो उसी समय जो बना पदार्थ होगा वो लवण कहलाएगा। सुनिएगा,
उदासीनीकरण क्रिया में बनता है तो लवण व जल बनता है। हम अच्छे से जानते हैं लवण और जल कब बनेगा, उदासीनीकरण में बनेगा, है ना। इसे याद कर सकते हैं कि नहीं, याद कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमको याद करने से मतलब है। जैसे देखिए अम्ल व क्षार, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर अम्ल और क्षार के परीक्षण करना है, मान लीजिए आपको अम्ल और क्षार का परीक्षण करना है, तो उसका जो है परीक्षण करने के लिए किसी का तो उपयोग करते हैं, तो हाँ करते हैं। किसका करिएगा, तो लिटमस पत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मान लीजिए कि नीला लिटमस पत्र है आपके पास और उसे लाल कर देंगे, तो लाल कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए नीले लिटमस पत्र आपके पास है और पत्र को क्या करना है, लाल कर देता है, मान लीजिए नीला लिटमस पत्र है आपके पास और वो लाल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अम्ल कहलाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो होता है अम्ल होता है। समझ गए, मैंने सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब ध्यान रखना है। लाल लिटमस पत्र, अगर मान लीजिए आपके पास लाल लिटमस पत्र है और पत्र को अगर मान लीजिए नीला कर देता है, तो वो क्या होगा, क्षार हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है अम्ल और क्षार में, कि अगर मान लीजिए शुरू में नीला है और अंत में बोले कि लाल कर देगा, जो नीला है वो लाल कर देगा, तो हम कहेंगे अम्ल हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए शुरू में लाल है और अंत में आपका जो है क्वेश्चन का नीला कर देता है, बोल दे कि नीला में बदल जाता है, तो वो हो जाता है क्षार। बस ऐसे याद रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म की बात करते हैं, को कहते क्या है, तो क्षार ही तो कहते हैं, और भस्म को ही क्षार कहा जाता है। इतना सिंपल बात को सब लोग जानते हैं। भस्म यहाँ पे लिख के तेरा दिया है, भस्म क्षार ही हो गया, क्योंकि जल में घुलनशील भस्म मतलब क्षार ही होता है, को क्षार कहते हैं। ऐसे याद करिए इतना। जो अगर मान लीजिए डायरेक्ट मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि जल में घुलनशील भस्म को कहते क्या है, तो क्षार ही कहेंगे, है ना। चलिए, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसमें ये मत समझिएगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। और याद करवाने के लिए अगर कुछ बकवास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि किसी को पता नहीं है। आजकल आपके पास भी नेट है, मेरे पास भी नेट है, सर्च करके ही पढ़ाया जा सकता है, और किताबें बहुत सारे हैं मेरे पास, तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ याद करवाने के लिए, अगर कुछ त्रुटि बातें भी बोली जा रही है तो याद करवाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो वो कहलाता है H+ आयन कहलाता है। अब H+ आयन होता है, OH- आयन होता है, ये क्या होता है ना। तो H+ आयन को हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, जिसे धनात्मक समझा जाता है। अगर OH- आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, बताइएगा। तो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो प्लस जो है H+ आयन करते हैं। अगर भस्म का स्वाद होता है तो कड़वा होगा, बिटर होगा, ये ध्यान रखना है। भस्म का अगर पूछे स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा। क्षार का कैसा होगा, कड़वा ही होगा ना, ऐसे ध्यान रखना है। अम्ल का स्वाद बताइए, तो अम्ल का स्वाद होता कैसा है, तो खट्टा होगा। अम्ल कैसा होगा, खट्टा। और क्षार कैसा होगा, कड़वा। ये बस इस सिंपल, ये सब सवाल तो पूछता है तो आपको ये। अब देखिए, भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH- होता है। क्या होता है, OH- होता है। आगे चलिए, सभी लवण होते हैं, तो कैसे होते हैं, वैद्युत अपघटय होते हैं। वैद्युत या विद्युत अपघटय माने जाते हैं सभी लवण। कि पीएच मान का निर्धारण करता है कौन, तो सोरेनसन जी जो है पीएच मान का निर्धारण करता माने जाते हैं। पीएच मान का जो है खोज कहिए, ये निर्धारण किए थे सोरेनसन जी। पीएच मूल्यांकन दर्शाता क्या है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन जो है दर्शाता है कौन, पीएच मान। तो पीएच जो है मान जो आप देख रहे हो, उसका मूल्यांकन दर्शाया जाता है घोल के रूप में। किसी भी घोल में, जैसे क्षारीय हो, अम्लीय है, तो उसके मूल्यांकन को दर्शाता है कि कितना होगा कि क्षारीय होगा, कितना होगा कि क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। ये तो आप जानते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान अगर पूछे तो आप बताइएगा 10⁻⁷ ऐसे याद रखिएगा। कहते हैं अम्लीय घोल का पीएच मान अगर पूछे तो 7 से कम होगा। ये सवाल बहुत बार पूछा है। अम्लीय घोल का अगर पीएच मान पूछे तो 7 से कम माना जाएगा। 7 से कम है तो अम्लीय है। अगर मान लीजिए क्षारीय घोल की बात करें तो क्षारीय घोल का पीएच मान अगर पूछे तो 7 से अधिक होगा। और ये दोनों की अभिक्रिया करके उदासीनीकरण बना। उदासीन का अगर घोल का पीएच मान पूछे तो 7 होना चाहिए। अगर उदासीन घोल है, उसका पीएच मान है तो 7 मानिएगा। अगर क्षारीय घोल है तो उसका पीएच मान बोले तो 7 से अधिक है तो समझिए क्षारीय है। अगर 7 से कम है तो समझिए अम्लीय है। फिर से सुन लीजिए, 7 से कम अम्लीय मानेंगे, 7 से अधिक क्षारीय मानेंगे, और सिर्फ 7 होगा, बराबर होगा, तो उदासीन मानेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं, सुनते जाइए सिर्फ।
पदार्थ के पीएच मान की बात करते हैं तो पदार्थ एक तरफ रहेगा, पीएच मान एक तरफ है, पदार्थ है और पीएच मान है। तो सुन लीजिए, आंत्र आंत्र आत्र ऐसे बोलते हैं, रस में आंत्र रस की बात करें तो उसका पीएच मान अगर बोले तो 1.4 है। क्या है? 1.4 है। अब 1.4 है तो ये क्या आएगा? अम्लीय है कि क्षारीय? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब 7 से कम है कि ज्यादा है? कमेंट बॉक्स में करिए। 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक होता तो ये क्षारीय में आ जाएगा, है ना। अब सिरका की बात करते हैं तो सिरका क्या है? सिरका भी एक तरह से अम्लीय है। सिरका में क्या है पीएच मान? अम्लीय होता है। कितना होता है? 2.4 से लेके 3.4 होता है। तो ये भी तो आ जाता है क्षारीय में, है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब बार-बार नहीं बोलूंगा, अब सुनते जाइए। तो सिरका का अगर पीएच मान पूछे तो 2.4 से लेके 3.4 टिक लगाइएगा। अगर टमाटर में अगर पीएच मान पूछे तो 4.2 टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे चलिए। कॉफी की बात करें तो कॉफी का पीएच मान अगर पूछे तो आपसे याद रखिएगा 4.5 से 5.5 होता है। किसका? कॉफी का पीएच मान होता है। दूध में अगर पीएच मान बोले तो 6.4 माना जाता है। कितना माना जाता है? 6.4 पीएच मान माना जाता है। अगर आपसे पूछे शुद्ध जल में तो शुद्ध जल में 7 पूरे 7 होता है, क्योंकि ये उदासीकरण होता है। आप जानते हैं इसका पीएच मान 7 होता है। अंडे का पीएच मान बोले तो 7.8 होगा। क्यों 7.8 होगा? ये क्षारीय के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से अधिक है, 7.8 है तो क्षारीय है। तो अंडा जो है आपका क्षारीय कैटेगरी में डाल दीजिए, ये इसका पीएच मान 7.8 होगा। अब खाने का सोडा की बात करते हैं तो खाने की सोडा का भी पीएच मान 8.4 होता है। और ये जो है आपका पीएच मान सबसे मान लीजिए क्या होता है? क्षारीय के रूप में होगा, क्योंकि ज्यादा है, अम्ल से ज्यादा है। 8.4 जो है खाने का सोडा जो है, याद रखिएगा खाने के सोडा का पीएच मान 8.4। नींबू का पीएच मान अगर पूछे तो नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 से 2.4 माना जाता है। नींबू का पीएच मान। शराब का पीएच मान अगर बोले तो 2.8 से लेके 3.8 माना जाता है। अगर बियर का पीएच मान पूछे तो 4 से 5 जो है पीएच मान होते हैं बियर का। ठीक है, मूत्र का अगर पूछे कि पीएच मान कितने होते हैं तो 4.8 से लेके 8.4 तक माने जाते हैं। समझ गए? ये समझिए बहुत ज्यादा हो गया। 4.8 से लेके 8.4 माने जाते हैं मूत्र का पीएच मान, मतलब अम्ल से लेकर क्षारीय के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखना है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। मानव का लार्वा की अगर बात करें, या मानव का लार जो है उसका पीएच मान बोले तो 6.5 से लेकर 7.5 माना जाता है। ये सब सही है, गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर याद रखिएगा मानव का लार का जो है याद रखेंगे 6.5 से 7.5, इसके बीच में कोई आ जाएगा तो समझिए मानव का लार की बात कर रहा है। तो सुन लीजिए, मानव रक्त का पीएच मान सुन लीजिए तो 7.4 ध्यान रखना है। तो 7.4 जो है किसका पीएच मान है? तो मानव रक्त का। अगर समुद्री जल का पीएच मान अगर बोल दे तो 8.4 टिक लगाइएगा। तो आपसे पूछेगा 8.4 जो है किसका पीएच मान है? तो समुद्री जल का है। अगर आपसे पूछे गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान अगर बोले तो 1.0 से लेके 3.0 याद रखना है। कितना है? 1 से 3 ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1.0 से लेकर 3.0 तक, तो आप 1 से 3 याद रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है। बस इतना ही सही आंसर है। क्लियर होगा? अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए शून्य से बराबर की बात करेंगे, शून्य के बराबर अगर पीएच मान जो है वाला अगर विलयन बोले तो आप अत्यधिक जो है अम्लीय विलयन होता है, अत्यधिक विलयन माना जाता है शून्य। देखिए सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मतलब H निकालते हैं, है ना, ऐसे याद करिएगा। तो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन से गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आपसे पूछेगा मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूध का पीएच मान अगर पूछता है तो 6.4 है, आप अच्छे से जानते हैं ये सब। अब चलिए कि दूध का पीएच मान तो आप जान गए 6.4 हो गया, मतलब 6.4 हो गया। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन याद रखेंगे परमाणु या हाइड्रोइक्स आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते क्या हैं? तो सामान्य लवण कहलाएंगे, है ना। ये सवाल बहुत बार पूछा है कि मोहर लवण जो है, मोहर साल्ट जो है क्या होता है? तो द्वीक लवण होता है, द्वीक लवण बोला जाता है। तो मोहर लवण जैसे ही अगर आपसे पूछेगा क्या है तो द्वीक लवण माना जाता है। अगर बोले कि जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन से होते हैं। इंपॉर्टेंट है ना। जैसे सोडियम का मैंने ये बताया तो क्लोरीन का आप बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा याद होगा। आप नेट पे भी सर्च करिएगा इसके बाद तो आपको याद होगा, है ना। तो ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि आपके माइंड में जो है, अगर मान लीजिए कमेंट करके लिखते हैं तो आपके माइंड में छप जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ही कहिएगा कि हाँ सर को कमेंट किए थे तो आया। तो ये ट्रिक अपनाइएगा, जरूर आएगा, 100% मैं वादा करता हूँ।
लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता क्या है? तो हाइग्रोस्कोपी लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपी लवण कहलाएगा। अगर आपसे पूछे अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। बहुत बार मैं बता चुका हूं और इसका चर्चा इसी वीडियो में भी हो चुका है, बताइएगा जरूर। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है। यहाँ पे हो सकता है NH4Cl दे दे और पूछ दे कि इसका जो है जलीय विलयन क्या होगा, तो क्षारीय होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसका सूत्र समझ गया ना? फिर से सुनिए, NH4Cl। ठीक है, जलीय विलयन को अम्लता के परीक्षण के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग होता है? तो pH मीटर का होता है, pH मान का होता है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये डेवी जी कहे थे, डेवी ने कहा था, सॉरी डेवी है। अगर आप पूछे, डेवी याद रखिएगा। सिरके में उपस्थित अम्ल जो है क्या कहलाएगा? एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो सिरके में अगर उपस्थित अम्ल पूछे, बताइए अम्ल क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल ध्यान रखना है। अगर पूछे अम्लराज मिश्रण है तो किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज जो है मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? तो 3HCl प्लस HNO3 का जो है मिश्रण माना जाता है। तो अगर याद रखिए तो 3HCl प्लस HNO3 याद रखिएगा। HCl का हिंदी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO का होता है नाइट्रिक एसिड। H लगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो NO3 अगर याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का अगर मिलना होगा तो ये अम्लराज मिश्रण ही कहलाता है। ये ध्यान रखना है। अगर इसको अगर रासायनिक नाम के रूप में देखें इन दोनों को मिक्स करके, तो एक्वा रेजिया भी बोला जाता है ना? क्लियर हो गया? अगर बात करें ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ये सब का रासायनिक सूत्र। अगर पूछे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सूत्र जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा। आगे तो अभी वन लाइनर है, मैंने शुरू में ही बोला था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी में फिक्सर का जो प्रयोग करते हैं जो होता है उसे क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त जो एसिड होता है उसका नाम बताइए, तनु सल्फ्यूरिक एसिड होगा, है ना? प्रयोग करेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अगर बताइए तो आप बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का। ये ध्यान रखना है। अगर आप पूछे कि 0.01 m जो है NaOH घोल का pH मान कितना होगा? तो 12 हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो NaOH का बताइए, ये बहुत बार आप पढ़े हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो इसी का pH मान पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान पूछ रहा है, तो आपको बता देना है 12 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछते हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे NaCl को कहते क्या है? तो टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। तो NaCl का अगर पूछे तो टेबल साल्ट कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मिक ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग अगर पूछे किस रूप में होता है? तो एंटासिड के रूप में होता है। अगर आपसे पूछे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो अगर आपसे पूछे फिटकरी का रासायनिक सूत्र है तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि फिटकरी का रासायनिक सूत्र जबरदस्त है। तो कैसे याद करेगा? K2SO4, K2 याद रखेंगे, K2 कर दीजिए, SO4 कर दीजिए और पॉइंट Al2 कर दीजिए और ब्रैकेट में छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए और SO4 कर दीजिएगा। फिर ब्रैकेट छोटा सा करके 3 कर दीजिए और 0.24H2O कर दीजिएगा। अब ऐसे तो याद हुआ नहीं। अब चलिए मैं याद करता हूं। इसका अगर फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, फिटकरी को एक और नाम से जानते हैं, पोटाशियम एल्युमिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पोटास एल्युमिनियम भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र याद तो करना है। कैसे याद करेंगे आप सुनिए आगे। तो के से क्या होता है? के से क्या होता है? पोटाशियम होता है। SO4 से क्या होता है? सल्फेट होता है।
एल से क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है एल्युमिनियम होता है, याद रखना है। SO4 से क्या होता है, सल्फेट ही होता है, एल्युमिनियम सल्फेट भी कर सकते हैं। अगर पूछ ले H2O से क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो अब याद रखना होगा जिसमें आपको पोटेशियम हो, सल्फेट हो, एल्युमिनियम सल्फेट हो और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड हो, तो वो क्या कहलाएगा, फिटकरी ही तो कहलाएगा। क्लियर? तो फिर से सुन लीजिए, K2SO4 पॉइंट L2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट 3.24 याद रखिएगा 24H2O होगा। तो किसका है, ये है हमारा फिटकरी का रासायनिक सूत्र है ना। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हो गया खत्म, अब आपके लिए हो गए समाप्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में, जो कि इस तरह का छोटे छोटे वीडियो मिलता रहेगा। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए, तो साइंस का मैं जल्द खत्म कर दूंगा 2 से 3 दिन में। तो चलिए मिलते हैं। अगर बायोलॉजी का जो नहीं देखे हैं, जो जानते नहीं है, लगभग सारे सब्जेक्ट का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, अब नए सिरे से फिर लाने वाला हूं, जिसमें FCI का जॉब के लिए और आपका जितने भी BPSC हो या बिहार पुलिस दरोगा SI का है, उसके लिए जीके जीएस सारा है सिर्फ, और 100% निकालने का गारंटी भी देता है नलिनी अकेडमी जीके जीएस के मामले में। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।